हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह ग, कनिष्ठ सहायक, वीडियो, वीपीडीओ जैसे सभी एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड समूह ग पेपर जो आपकी सीरीज चल रही है, इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो जिसमें हम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो 2018 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर कोई एग्ज़ाम आपका जो भी उत्तराखंड का है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी है और इसको बेस मानकर आप आगे की स्ट्रैटेजी को देखेंगे। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर क्लासेस हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, जो कि आपके उत्तराखंड एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में स्टैटिक जीके कोई क्वेश्चन और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक आपको यहाँ पर हमने कवर करा रखे हैं। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं, और उत्तराखंड का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिख जाएगी। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। और आपको पीडीएफ अगर किसी भी क्लास की चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू, और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, और इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं डिस्कस, जो कि हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आज हम 21वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमें संविधान का अनुच्छेद बताना है जिसमें ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता को बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 243F, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये आर्टिकल आपको याद करना है 243F, जो कि आपको ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता से संबंधित ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता की बात करें तो योग्यता इनकी होती है 21 वर्ष की इनकी आयु होनी चाहिए, और साथ में इनका जो क्वालिफ़िकेशन है ये आपका 10th क्लास 10वीं पास होना चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें या फिर SC ST की बात करें तो 8th पास यहाँ पर इनका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बाकी जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए यहाँ पर 10th क्लास यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो एक शपथ लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं, BDO के सामने, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंड विकास अधिकारी द्वारा। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, BDO यानी कि खंड विकास अधिकारी। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर देखें इसके बारे में, तो ये जो ग्राम पंचायत है ये पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत एक बनाएगी एक व्यवस्था है, जिसमें हम देखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो कि हम देखते हैं एक तो ग्राम पंचायत सबसे लो लेवल पर, फिर उसके ऊपर हम देखेंगे क्षेत्र पंचायत, और फिर हम देखते हैं जिला पंचायत। तो ये जो पंचायती राज है वो भारत के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है पंचायती राज का। और ये जो अनुसूची है ये अनुसूची 11 में उल्लेखित है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। तो 1993 में संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 73वां संविधान संशोधन था। तब से यहाँ पर भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू है। और इसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो विलेज है जहाँ पर पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था वो है राजस्थान का नागौर ज़िला, ठीक है। और यहाँ पर कब ये व्यवस्था चालू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 में, यानी कि 59 में इसको लागू किया गया था। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो ये 93 से यहाँ पर लागू किया गया था, और ये 24 अप्रैल का दिन था जब ये लागू किया गया था 1992 में। तो ये 24 अप्रैल के दिन ही हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज अधिनियम मनाते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज अगर दिवस आपके से पूछ लिया जाएगा तो आप बोलेंगे 24 अप्रैल। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको 1993 बोला था, 93 नहीं वो 92 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
अश्व अक्षांश कहते हैं, यानी कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं। तो अक्षांश किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को यहाँ पर अश्व अक्षांश बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 23 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर के बारे में बात कर रहा है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी के किनारे। जो ये गर्जिया देवी का मंदिर है ये रामनगर में आपको देखने को मिलेगा, और ये रामनगर आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ जहाँ पर रामनगर में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, तो जो कि पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। और इसके साथ ही आप जो कोसी नदी है इसके अगर हम बात करें तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो बागेश्वर जिला जो है उसके कौसानी नामक स्थान के यहाँ पर धारा पानी नामक धार से इसका उद्गम माना जाता है। और ये क्या करती है, सुल्तानपुर नामक स्थल से ये यूपी में प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर कोसी नदी के बारे में देखनी है। और जो ये नयार नदी है ये पौड़ी गढ़वाल में बहती है, और टॉन्स नदी की अगर बात करेंगे तो देहरादून में देखने को मिलेगी, और पिंडर नदी यहाँ पर बागेश्वर और चमोली जनपद में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन है, और मैथ्स के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैथ्स का क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? यानी कि एक वस्तु का आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 75 रुपये, और इस पर आपको हानि हो रही है 4% की हानि हो रही है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है यहाँ पर तक जो कि है 4% की हानि होती है, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम सेकेंड पोर्शन इसका करेंगे आगे को। तो यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि एसपी दे रखा है, हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है 75 रुपये, और उसके बाद हमको हानि परसेंटेज दे रखा है 4% की हानि। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। तो एक मेथड तो होगा आपका बेसिक मेथड जो कि आपको फॉर्मूले से रख के आ जाएगा आंसर। दूसरा मेथड होगा आपका थोड़ा ट्रिकी मेथड होगा, तो वहाँ पर आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप दूसरे मेथड को फॉलो करना, तो क्योंकि वहाँ से आपका टाइम की बचत हो जाएगी। तो जल्दी से कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे उस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन का अलग से एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो लाभ और हानि का चैप्टर है आपका परसेंटेज, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का, वो वाला टॉपिक आपको डिस्कस करना है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ें, एक तो मिलता है आपको क्रय मूल्य, दूसरा मिलता है आपको विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वो जो खरीदा गया मूल्य है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। और अगर आप उस वस्तु को खरीदने के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं तो उसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो आपको लाभ कैसे होगा, अगर आपका जो बेचा गया मूल्य है वो ज़्यादा हो जाएगा क्रय मूल्य से तो आपको लाभ हो जाएगा, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पर। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अगर आप करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। अगर लाभ प्रतिशत के बारे में बात करेगा तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत आपके पास आ जाएगा। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो आपका क्रय मूल्य है वहीं पर उसी के आधार पर यहाँ पर लाभ परसेंटेज को गणना की जाती है। लाभ परसेंटेज की गणना क्रय मूल्य पर आधारित है, और इसी प्रकार से जो हानि परसेंटेज है वो भी क्रय मूल्य पर ही गणना की जाती है। अगर हम हानि की बात करेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि आपने ज़्यादा में वस्तु खरीदा और कम में बेच दी तो आपको क्या हो जाएगी, अगर आपको क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने 10 रुपये की वस्तु को अगर 8 में बेच दिया तो आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ये है हानि। अगर हम हानि परसेंटेज की बात करेंगे तो हानि बट्टा क्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे तो इसको बोलेंगे हम हानि परसेंटेज, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर ही ये हानि परसेंटेज भी निकाली जाती है। तो इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से देखनी है, जो कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि
आपको विक्रय मूल्य दिया था 75 रुपये, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसमें आपको विक्रय मूल्य दिया था, यानी कि एसपी दे रखा था आपको 75 रुपये, और हानि परसेंटेज आपको दे रखी थी 4% की हानि। तो हमें हानि परसेंट दी थी, तो हम हानि परसेंटेज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हानि परसेंटेज का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, हानि बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि बट्टा क्रय मूल्य को अब हम देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। हानि परसेंटेज इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य। तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया, और इस फार्मूले पर हम अब क्या करने वाले हैं, वैल्यू को पुट करेंगे। तो हानि परसेंटेज को हमने हमको हानि परसेंटेज दे रखा था 4%। तो 4% को अगर हम परसेंटेज हटा दें तो अपॉन में 100 करना पड़ता है। किसी भी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या फिर भिन्न में चेंज करते हैं तो उसके अपॉन में क्या करते हैं, हम 100 से भाग कर देते हैं। तो ये है हानि परसेंटेज को चेंज करना। अब आप देखेंगे जो क्रय मूल्य है उसको ऐसे रहने दिया मैंने, और विक्रय मूल्य की जगह जो भी वैल्यू थी 75 उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो क्रय मूल्य है आसानी से समझने के लिए इसको हमने एक्स सपोज कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमने क्रय मूल्य को एक्स सपोज कर लिया, इसलिए मैंने जहाँ पर क्रय मूल्य था वहाँ पर एक्स रख लिया अगली वाली लाइन में। अब हम देखेंगे, अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, जो ये 100 था इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इसके जो एक्स है इसका हर में उसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 4 के साथ। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू एक्स माइनस 75 इंटू 100। अब हम 100 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, माइनस 75 100 ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो 4x है वो इसी तरीके से 4x रह लेगा यहाँ पर। अब हम क्या करें, जो x वाली चीज़ें हैं उनको एक साथ ले आएंगे, यानी कि जो ये 100x है इसको हम लेफ़्ट साइड ले गए, तो लेफ़्ट साइड ले गए तो ये 4x माइनस 100x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस 75 100। अब अगर हम 4x में से 100x को माइनस करेंगे तो माइनस का 96 आएगा, ये आपको पता होगा। तो माइनस करके तो माइनस 96 एक्स इज इक्वल टू माइनस 75 100। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने अगली वाली लाइन में माइनस को कैंसिल कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो x की वैल्यू आई है वो 75 100 अपॉन 96 आई है, और ये x क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्रय मूल्य की, जो कि है 7500 अपॉन 96, और इसको हम आगे को सॉल्व नहीं करेंगे, क्रय मूल्य को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, जो कि हमने नहीं करना है इतना। अब हम अगला पोर्शन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का, जो कि अभी हमने देखा था। तो अगला पोर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हमने यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। अब हमको कितने में बेचा जाए, यानी कि बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य हमने निकालना है, और हमको क्या दे रखा है इस कंडीशन में, आपको 20% का लाभ दे रखा है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट दे दिया कितना, 20% का। अब हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, जबकि हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं अब हम सीधे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य हमने निकालना है, लाभ परसेंटेज हमको दे दिया है 20%, और हम यहाँ पर लाभ परसेंट हमको दिया है, तो हम लाभ परसेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला क्या था, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ की वैल्यू क्या होती है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य। तो ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैंने लिख लिया। इसके बाद हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, और जो एक क्रय मूल्य है इसकी वैल्यू कितनी है, 7500 बट्टे 96। इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे अब। तो मैंने यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है इसको हमने निकालना है, तो इसलिए इस विक्रय मूल्य को मैंने y सपोज कर लिया। क्या सपोज के लिए है, y। और लाभ परसेंटेज की जगह मैंने क्या रख रखा है, 20/100। तो ये अपॉन में 100 क्यों किया, क्योंकि इस परसेंटेज को मैंने चेंज किया, परसेंटेज को चेंज करते ही अपॉन में 100 कर दिया। अब यहाँ पर देखो y माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया है। अगर हम 20/100 को हल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 20 को अगर 100 में भाग करेंगे तो 1/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी आपकी, और राइट हैंड साइड अभी मैंने सॉल्व नहीं की है, वैसे ही रहने दी है। अब अगली लाइन में आप देखेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वज्र गुणन कर देते हैं इस तरीके से। तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई नीचे वाले से करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर क्रय मूल्य में करेंगे तो क्रय मूल्य ही आएगा, और अगर 5 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो इसको हमने क्या कहा, 5 इंटू वाई माइनस क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर जो भी क्रय मूल्य हमको दिया था, उस जो अभी हमने निकाला था पहले वाले पोर्शन में क्रय मूल्य, उसकी वैल्यू को हम रख देते हैं। तो 7500/96 हमने यहाँ पर रखा क्रय मूल्य, और यहाँ पर भी क्रय मूल्य को 7500/96 हमने ये रखा। अब हम क्या करते हैं अगली वाली लाइन में,
इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं y में, तो 5y हो गया। फिर हम माइनस का साइन लगा देंगे और फिर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रखी है और इसी को मैंने सॉल्व नहीं किया अभी। अब देखो अगली वाली लाइन में क्या करेंगे, y वाले टर्म को यहीं पर रहने देंगे और जो ये -7500/96 इंटू 5 है, इसको हम राइट साइड लेंगे और लेफ़्ट साइड लेके ये जो माइनस का साइन है वो क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दो भिन्न हैं, दो भिन्नों को अगर आपने ऐड करना है तो कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। और दोनों की अगर यहाँ पर नीचे वाला जो हर समान है तो ऊपर वाली चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 7500 प्लस 7500 इंटू 5 यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया और राइट साइड आपका 5y ही ऐसे ही रहने दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो 7500 है वो मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए 7500 को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 + 5। ठीक है, ये 1 + 5 यहाँ पर बच जाएगा, अपॉन में 96 ऐसे रहेगा। तो 1 + 5 क्या हो जाता है, 6। अगली वाली लाइन में मैंने लिख दिया और 7500 ऐसे रहने दिया और 96 भी ऐसे रहने दिया और राइट साइड में 5y ये रहा। अब हम अगर 16 से 6 से अगर ये 96 को कैंसिल करते हैं तो 16 बार जाएगा, 16 छंग 96। और अगर हम देखें तो 16 से फिर से हम इस यहाँ पर देखो ये 5 है, ये 5 से हम 7500 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। तो आप देखेंगे अगर अगली लाइन में तो ये कितना बन के आ गया हमारे पास, 1500/16 और ये आ गया y का मान। क्यों, क्योंकि हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया था 7500 को, तो ये आ गया था 1500। तो 1500/16 आ गया y का मान। और अगर इस y के मान को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 93.75। तो 93.75 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि है y का मान। y क्या था, हमने विक्रय मूल्य सपोज किया था, तो विक्रय मूल्य हमको बताना था और विक्रय मूल्य का मान आ गया 93.75। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देखें यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 93.75। तो जो अभी हमने मेथड पढ़ा ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इस मेथड में थोड़ा टाइम लग सकता है और आपको थोड़ी सी समय की अगर आपको बचत करनी है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा तो इसका दूसरा मेथड हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि आपको बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर 5 टॉफ़ी का मूल्य 20 रुपया है तो 7 टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले एक टॉफ़ी का मूल्य निकालते थे, कैसे, 20/5 कर देते थे, तो एक टॉफ़ी का मूल्य आ गया 4 रुपया। अगर हमको 7 टॉफ़ी का मूल्य निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 आ गया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्रय मूल्य, यानी कि इसको बोलेंगे CP और विक्रय मूल्य इसको बोलेंगे SP। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, हमको क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं ज्ञात था तो इसलिए हमने क्रय मूल्य को कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। लेकिन विक्रय मूल्य हमको कितना दे रखा था, 75 रुपया। तो 75 रुपया हमको सेलिंग प्राइस दी थी यहाँ पर और हमको कॉस्ट प्राइस अभी हमको मालूम नहीं है। लेकिन एक कंडीशन इसने क्या कहा था कि हमको 4% के यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि 4% की हानि होती है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई वस्तु थी जो कि 100 रुपये की थी, ठीक है, इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। अगर इस पर 4% की हानि होती है तो कितने रुपए में इसको हम बेचेंगे, तो हम इसको 96 में बेचेंगे। 100 का 4% अगर हम निकालें तो 4 आता है, और हमको हानि हो रही है तो यानी कि 100 में से माइनस करेंगे 4, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 96 आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। यानी कि ये चीज़ हमने मान रखी, यानी कि हमने इसको सपोज कर रखा है कि हमारे पास 100 रुपया क्रय मूल्य है और 4% की हानि हो गई तो 96 में इसको हम बेच देंगे। ठीक है, तो ये माना था, लेकिन अगर आप देखें तो विक्रय मूल्य का मान तो 75 रुपया है। विक्रय मूल्य जो एक्चुअल हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो 75 रुपया है, लेकिन ये हमको जो हमने माना है वो 96 रुपये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 96 है इसका मतलब 75 रुपया है। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जो 96 की वैल्यू आ रखी है वो 75 रुपये है।
तो हमको 96 का मतलब पता है 75, तो हमको किसका मतलब निकालना है 100 का। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमको नहीं दिया है और हमने क्रय मूल्य को 100 माना है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 का मान निकालेंगे। तो ये टॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर कोई वस्तु 96 की है, 96 टॉफ़ी 75 रुपये की आ रही है, तो 100 टॉफ़ी कितनी की आएगी उसको हम इस मेथड से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया 75/96 कर दिया, ये 96 को नीचे ले गया इसके अपॉन में, और ये 100 से हमने फिर क्या किया मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे ही हमने ये मल्टीप्लाई की तो ये हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि जो ये 100 है ये हमने क्रय मूल्य तो सपोज किया था, तो जब क्रय मूल्य सपोज किया था तो ये जो वैल्यू आएगी उस क्रय मूल्य की आएगी। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7500/96, जो कि हमारी पहले मेथड से भी आ रही थी। यहाँ पर आपको 2 लाइन में आपको आंसर आ गया यहाँ पर क्रय मूल्य का। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपको विक्रय मूल्य निकालना था और आपको क्रय मूल्य ज्ञात है, जबकि आपको परसेंटेज लाभ जो है वो 20% का लाभ दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको लाभ दे रखा है 20% का लाभ है, और आपको जो विक्रय मूल्य है वो निकालना है, और क्रय मूल्य आपके पास ये निकल गया। अब तो हमने क्रय मूल्य को फिर से मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कि हमने जो कॉस्ट प्राइस है इसका 100 है, और अगर इस पर 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कैसे? 100 का हम निकालेंगे 20%, तो 100 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 20। अब इस 100 को में 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाभ। तो लाभ आ गया। जब भी हम लाभ निकालते हैं तो ऐड कर लेते हैं, और जब हानि निकालते हैं तो हम माइनस कर लेते हैं। जैसे हमने 100 - 4 किया तब 96 आ गया था अभी ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लाभ निकाल लें तो प्लस कर देंगे, 120 आ गया लाभ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया 100 रुपये क्रय मूल्य और 120 रुपया विक्रय मूल्य। लेकिन हमें पता है जो क्रय मूल्य है वो कितना है 7500/96। तो ये जो क्रय मूल्य है 100 हमने माना था, इसकी जो मान है वो क्या है हमारे पास 7500 × 96। ठीक है, /96। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 120 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि विक्रय मूल्य का मान निकालना है 120 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 100 की वैल्यू पता है और हमको निकालना है किसका मान 120 का मान निकालना है। तो 120 का मान कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पर, तो 75/96 ये तो था ही, अपॉन में 100 कर दिया हमने और मल्टीप्लाई किया 120 से। तो अगर हम 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ हम 12 का टेबल यहाँ पर 8 टाइम जाएगा 96 और ऊपर आ जाएगा 10। तो 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 और अपॉन में आ जाएगा 8। तो 750/8 अगर हम करेंगे इसको सॉल्व तो आ जाएगा 93.75, जो कि आपका आ गया ये विक्रय मूल्य जो कि हमको निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून या फिर रुड़की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुड़की, जो कि आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन 26th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्रक शिला पाई जाती है। छत्रक शिला कहाँ पर पाई जाती है, तो छत्रक शिला का मतलब है मशरूम रॉक। जो मशरूम की चट्टानें हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं ये आपको बताना है। नदी घाटी में पाई जाती हैं, मरुस्थल में पाई जाती हैं, या फिर हिमानी जहाँ पर बर्फ़ होता है, या फिर कास्ट क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मरुस्थल वाला इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मशरूम की पहाड़ियाँ टाइप को देखने आपको मिलेगी। ठीक है, मशरूम की चट्टानें। अगला क्वेश्चन, आपको एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में आपको क्या बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक एक करके इनको सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसका लेके आया हूँ, और उस शॉर्ट ट्रिक को हम क्या करते हैं अब देखते हैं। तो वर्ग को गिनना कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मैंने एक मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, एक वर्ग है, तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, एक वर्गों की संख्या होगी यहाँ पर। ठीक है, ये तो सिंपल है, एक वर्ग है यहाँ पर। अब आप देखेंगे जो मैंने इस वर्ग में क्या कर दिया 20 से इन 2 लाइनें खींच दी इस तरीके से, तो इसमें अब कितने वर्ग होंगे ये हमको बताना है। ठीक है,
तो इसका जो सिंपल सा मेथड है उसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर वर्ग था, इसमें अगर बीच में इस तरीके से कोई प्लस आ गया तो और ये फर्दर और वर्गों में डिवाइड हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, काउंटिंग शुरू कर देते हैं। देखो काउंटिंग कैसे करनी है, किसी एक सिरे से शुरू करो, 1 और फिर 2। अब नीचे को भी आओ, तो नीचे को अगर हम आएंगे तो फिर देखो 1 2, तो इस तरीके से हमने इसको काउंट करके इसको बना लिया है। अब आप क्या करेंगे, किसी एक चीज़ को ले लो, या तो हम 36 को ले लें या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन को ले लें। तो हम 36 लाइन को ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दो और इनको ऐड कर दो फिर, ठीक है। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 1 + 4, 1 + 4 कितना होता है 5। तो यहाँ पर जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 5 वर्ग होंगे। इसमें कितने वर्ग आएंगे, 5 वर्ग, ठीक है। अगर कोई वर्ग इस टाइप का है और इसमें एक बीच में प्लस का साइन इस तरीके से आ गया तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, टोटल 5 वर्ग बनेंगे। अगर हम इसमें वर्गों की संख्या बढ़ा दें तब क्या होगा, देखो इसमें हमने अब 3 लाइन रो और 3 कॉलम कर दिए, ठीक है, 3 3 का। तो अब हम फिर से वही चीज़ करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करो। काउंटिंग स्टार्ट किसी एक सिरे से करो, 1 2 3। अब इसी तरीके से नीचे भी करो, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे जो भी इसकी प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर 1 था 1 का स्क्वायर, 2 था 2 का स्क्वायर, 3 था 3 का स्क्वायर। तो जब हम इनका स्क्वायर को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सभी को आप जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको इसमें वर्गों की संख्या देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसको तोड़ के करेंगे हम क्वेश्चन को। तो पहले आप देखो, इसमें 5 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक वर्ग, और इसमें बीच में अगर इस तरीके से प्लस का साइन आ गया तो इसमें कितने वर्ग होंगे, टोटल 5 होंगे। अगर हम क्या करें, इसी के अंदर एक वर्ग और बना दे। देखो ये तो था बड़ा वाला वर्ग, ये तो था अंदर, और इसमें ये था प्लस। अब इसी में हम क्या करें, एक अंदर छोटा वर्ग और बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि एक जो वर्ग है इसमें अगर हम प्लस का साइन लगा देते हैं तो 5 वर्ग बनते हैं इसमें टोटल। तो ये देखो बाहर वाला जो बड़ा वर्ग था इसमें भी 5 बनेंगे, जो अंदर है इसमें भी तो प्लस का साइन लग रहा है तो इसमें भी ये कितने बनेंगे, 5। तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो ये एक वर्ग, उसके अंदर दूसरा वर्ग, तो टोटल कितने हो गए, 10। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आधा पोर्शन इसका। बड़ा वर्ग में ये रहा प्लस का साइन और इसके अंदर एक छोटा वर्ग, तो इसमें तो टोटल हो गए 10 आपके। और आपको एक नया ऐड और कर दिया इसने यहाँ पर, देखो, और एक ऊपर के साइड ऐड कर दिया। तो ये एक ऐड यहाँ पर हो गया, एक ऐड नीचे हो गया, तो 2 ऐड और हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल, 10 + 2 कितना हो गया, 12 वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 12 वर्ग इस टोटल आकृति में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन ए रहा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्गों को काउंट कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला टॉपिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 28वां क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन एज। तो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं हम सवाना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको हम सवाना के मैदान बोलते हैं। और जो ये स्टेपीज और जो ये प्रेयरी है ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आपने अब देखा जो घास के मैदान होते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में आपका आ गया सवाना के घास के मैदान, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय है उसमें आ गया स्टेपीज और प्रेयरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ये सवाना के घास के मैदान हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सवाना के घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो ये प्रेयरी है, तो ये प्रेयरी जो घास के मैदान है ये यूएसए में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो स्टेपीज है ये आपको देखने को मिलेगा एशिया में, ठीक है।
तो एशिया जो महाद्वीप है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेपीज घास के मैदान। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास हरिकृष्ण रतूड़ी, वॉल्टन, बी.डी. पांडे या फिर पातीराम। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो आपको लिखी गई है ये लिखी गई है पातीराम के द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं भारतीय संविधान के में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है और इसका वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? यानी कि अगर हमने ग्रामीण का विकास करना है तो हमें गांव में पंचायती राज अधिनियम लागू करना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? तो ये बात आपको महात्मा गांधी के द्वारा देखने को मिलेगी, जिन्होंने ये कहा था कि हम अगर गाँव का विकास करना चाहते हैं तो हमें गाँव स्तर पर जाकर वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे कि वहाँ का आर्थिक और राजनीतिक विकास हो पाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर पंचायती राज का यहाँ पर क्या किया था, सुझाव भारत सरकार को दिया था। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर 1992 में यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन लागू करके पंचायती राज को यहाँ पर भारत में लागू कर दिया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आप सीधे चल रहे हैं फिर बाई ओर मुड़ गए, यानी कि आप सीधे चल रहे हैं। सपोज कर लीजिए आप इस तरीके से जा रहे हैं और फिर आप बाएं मुड़ गए। बाएं मुड़ गए मतलब आपका जो लेफ़्ट साइड है, आप लेफ़्ट साइड को मुड़ गए। तो आपका लेफ़्ट अगर इस साइड को जा रहे हैं आप तो लेफ़्ट किस साइड को हो जाएगा, ऊपर को। तो आप ऊपर की ओर चले गए। तो यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा से चल रहे थे? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ये जो क्वेश्चन आपका छाया से संबंधित है, ठीक है, शैडो से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका, जो कि डायरेक्शन वाले पोर्शन से आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का। तो इसको इस तरीके से समझ लें आप। ये देखिए मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह क्या होता है, ये है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सुबह सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। यहाँ पर सूरज बना रखा है मैंने। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इसकी जो छाया बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? आप देखेंगे इसके विपरीत दिशा में बनेगी, जहाँ से सूरज आ रहा है। सूरज आ रहा है पूरब से तो बनेगी इसकी छाया कहाँ पर? पश्चिम में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एक क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, अगर आपसे शाम की बात करेगा, शाम की बात मतलब सूर्य अस्त की बात करेगा, तो उस समय आपका सूरज चले जाता है पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में चले गया तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इसकी जो छाया बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? पूरब दिशा में बनेगी। तो ये था शाम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सूर्य अस्त के समय आपके दाईं ओर हो, ठीक है, तो सूर्य अस्त कहाँ पर हो रहा है? आपके दाईं साइड हो रहा है। तो आरंभ में किस दिशा में चल रहे थे? यानी कि आप सीधी रेखा में चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय सूर्य अस्त हो, सूर्य आपके दाईं ओर हो, तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो इसको हम फिगर के माध्यम से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये डायरेक्शन मैंने बना दी है, ठीक है। तो डायरेक्शन बना दी। आप देखेंगे यहाँ पर एक शाम का समय है, पश्चिम दिशा में सूरज उगेगा। अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है तो इसकी जो छाया बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर बनेगी। ये इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें। ये अगर सीधे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो छाया बन रही है वो दाईं ओर बन रही है, ठीक है। तो सूरज इसका किस साइड है? दाईं ओर है। तो अगर इसका हम देखें तो दाईं ओर कहाँ को होगा? अगर ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसका दायां ओर इस साइड को है दायां ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज उग रहा है। तो सूरज अस्त कहाँ को हो रहा है? इसकी दाईं ओर। दाईं ओर अगर इसका सूरज अस्त हो रहा होगा तो दायां इसका कहाँ को बनेगा? दायां इसको कहाँ को बनेगा? जब ये नीचे की ओर मुँह कर रहा होगा, ठीक है। जब ये नीचे की ओर मुँह कर रहा होगा तभी तो इसका दायां इस साइड बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड।
यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति ये खड़ा है और ये नीचे की ओर मुंह देख रहा है। देखो नीचे की ओर मुंह देख करके खड़ा है, तो इसका राइट साइड बनेगा ये और लेफ्ट साइड बनेगा ये। अब इसने क्या कहा था कि ये स्टार्टिंग में जब सीधे रेखा से चल रहा था तो ये अपनी कहाँ की ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया था। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो ये इस साइड को जा रहा है, तो इसका बायां कहाँ को बनेगा, नीचे को बनेगा लेफ्ट और ऊपर को बनेगा राइट। तो बायां नीचे को मुड़ गया, तो नीचे को मुड़ा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सही बैठा है। तो यानी कि स्टार्टिंग में व्यक्ति कहाँ को था, यहाँ पर था, और एक किस ओर चल रहा था, ये चल रहा था आपका पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, मोहन उप्रेती है। मोहन उप्रेती का संबंध आपको बताना है, तो इसका सीधे से आंसर हो जाएगा, ये एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक रहे हैं। तो मोहन उप्रेती का संबंध रंगकर्मी और निर्देशक है, यानी कि ये डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन 34, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की हमने बात करनी है। तो राज्य निर्वाचन, अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो इसका जो इसके बारे में इसके जो गठन की बात की गई है भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 243 के में की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 243 के में यहाँ पर क्या किया गया है, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसका गठन की बात की गई है। तो जो ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसका काम क्या होता है, जो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा आपके पास यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, इनकी जो चुनाव होते हैं वो कौन आयोग कंडक्ट कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों को आयोजित कराता है। और अगर स्टेट इलेक्शन केंद्र की जो निर्वाचन आयोग है, अगर हम उसकी बात करें, तो जो चुनाव है विधानसभा के, लोकसभा के और राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि सेंटर का होता है। स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होगा वो क्या करेगा, पंचायती राज अधिनियम के जो भी चुनाव है उनको क्या करेगा, ये कंडक्ट कराएगा। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल के बारे में आपने बताना है। तापी नदी में, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और आपका ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात को यहाँ पर कपिल धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कपिल धारा कहाँ पर स्थित है, या फिर कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो अगर हम इन नदियों के बारे में बात कर लें, तो ये चारों की चारों जो नदियाँ दे रखी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, यानी कि दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अगर हम एक एक करके इनकी बात करें, तो ये नर्मदा और तापी नदी, ये जो दो नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी नदी, ये सतपुड़ा से निकलती हैं। सतपुड़ा की आपने पहाड़ियाँ सुना होगा, सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। और जो तापी नदी है, सतपुड़ा में महाकाल पर्वत है एक, वहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, खंबात की खाड़ी, यानी कि गुजरात के जो तट है खंबात की खाड़ी, वहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है। और नर्मदा नदी भी सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, और सतपुड़ा की पहाड़ी में मैकाल पर्वत से। ठीक है, मैकाल पर्वत से। ठीक हो गया, तो नर्मदा और तापी के बारे में आपको पता चल गया। और नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको देखने को मिलेगा, और इसको वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गोदावरी नदी है। ये जो इसका उद्गम माना जाता है, ये नासिक यानी कि महाराष्ट्र से इसका उद्गम माना जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी कि इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगर कृष्णा नदी के बारे में बात करें, तो कृष्णा नदी यहाँ पर महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में एक चोटी है आपकी महाबलेश्वर की चोटी, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, और ये भी जो नदी निकल के बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो इस तरीके से आपको ये चारों नदी के बारे में पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर रहा है। तो अगर हम उत्तराखंड में लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो की बात, तो ये इंडिया में 13th नंबर पर आता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर पर, जो कि कितना है यहाँ का सेक्स रेशियो 963। उत्तराखंड का सेक्स रेशियो कितना है 963, यानी कि 963। और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये है 943।
20 कम कर लो, इंडिया का आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध कौन सा यहाँ पर भाग है जो कि आपको बताना है हिमालय में? तो आप देखेंगे हिमालय को अगर हम नदियों के आधार पर बांटें तो नदियों के आधार पर यहाँ पर 4 हिमालय देखने को मिलते हैं। कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये करेवा जो है वो कश्मीर हिमालय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में ये करेवा फेमस है। तो अब हम देख लेते हैं जो ये चारों हिमालय हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये कश्मीर जो हिमालय है इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से एक हिमालय की श्रेणी बनाऊं, ये है पूरब से पश्चिम। ठीक है, ये पूरब से लेके पश्चिम तक अगर मैं इसका श्रेणी बनाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखने को मिलेगा सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ये हो गया सिंधु नदी। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है सतलज नदी, और ये सिंधु नदी और सतलज नदी का जो भाग है इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय, यानी कि पंजाब हिमालय। फिर आप क्या आता है यहाँ पर सतलज नदी से यहाँ पर काली नदी तक, ये रही काली नदी, और इस हिमालय को बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालय। ठीक हो गया, कुमाऊं हिमालय में ये जो काली नदी बह रही है, इसके बाद यहाँ पर सिक्किम में यहाँ पर आती है एक तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी तक का ये जो क्षेत्र पाया जाता है इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, सॉरी असम हिमालय, सॉरी इसको हम बोलेंगे नेपाल हिमालय ही बोलेंगे। ठीक है, जो ये काली नदी से तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे नेपाल हिमालय के नाम से। अब यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो दिहांग नदी और ये तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो कि आपका हिमालय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है श्यामलता ताल कहाँ पर है? श्यामलता ताल के बारे में आपको बताना है। तालों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको इसको याद करने हैं। जितने भी ताल है उत्तराखंड में सबको आप रट लेना। नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत और टिहरी गढ़वाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपावत पे। श्यामलता ताल चंपावत जिले में स्थित है। ये यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है जहाँ पर ये चंपावत में श्यामलता ताल है। और इसके किनारे आपको देखने को मिलेंगे सफ़ेद फूल देखने को मिलेंगे। तो सफ़ेद फूल कहाँ पर देखने को मिलेंगे? श्यामलता ताल पर। और श्यामलता ताल पर किस ताल के निकट यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आश्रम है? तो आप बोलेंगे श्यामलता ताल पर, और ये है चंपावत जिले पर। अगला क्वेश्चन है 39th, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था ली गई है। तो भारत में जो इमरजेंसी होती है, आपातकाल की स्थिति, ये किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपातकाल के बारे में बात करें तो आपातकाल में यहाँ पर 3 स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो अनुच्छेद है आपको मिलेगा 352 अनुच्छेद, 352 अनुच्छेद, फिर मिलेगा आपको 356 अनुच्छेद, और फिर मिलेगा आपको 360 अनुच्छेद। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जो कि भारत में आपातकाल की स्थिति को निर्धारित करते हैं। इसमें क्या किया गया है? आपातकाल को डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम 352 की बात करें, 352 आर्टिकल की बात करें तो ये होता है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? जब अगर कहीं पर सैन्य विद्रोह हो गया, बाहरी देशों से आक्रमण हो गया, जैसे भारत चीन का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, या किसी और देश के साथ युद्ध हो गया, तो वहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो वो 352 के तहत लगेगा। फिर आप आते हैं 356 अनुच्छेद में। जो ये 356 अनुच्छेद है, ये इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। यानी कि अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिर जाती है, यानी कि वहाँ पर संविधान के अनुसार वो काम नहीं करती है या फिर उनका विघटन हो जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं 356 अनुच्छेद के तहत। अब आपको बताना है उत्तराखंड में एक बार राष्ट्रीय यहाँ पर लगा है जो ये राष्ट्रपति शासन है, इसकी डेट आपको बतानी कब से कब तक ये लगा था। 2016 में लगा था, लेकिन आपको डेट बतानी है। ठीक है, 2016 में कब लगा था, डेट आपको बतानी है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना। अगर हम वित्तीय आपात की बात करें तो ये है 360 अनुच्छेद। 360 अनुच्छेद में आपको अगर आप
कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस समय आपको देश में 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल देखने को मिलेगा। तो ये था इमरजेंसी के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो 1935 की अगर बात करें तो इस समय शक्ति, स्वाधीन प्रजा, समता या फिर अल्मोड़ा अखबार। तो समता नामक पत्रिका जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित की गई थी 1935 में। तो ये था 40 तक क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ये है होमवर्क के लिए, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन 41। इसको आप हल कीजिएगा और अगली वाली वीडियो में हम इसको हल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। थैंक यू।